हाँ दोस्तों नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद का क्या मतलब था, भारत में अंग्रेजों ने कैसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और हमारे यहाँ की जनता ने उस पर राष्ट्रवाद में अपने आप को कैसे संवारा, कैसे एकजुट हुए, उस राष्ट्रवाद के प्रति कैसे जागृत हुए, इसके बारे में आप सबने सीखा। आज हम उसकी अगली कड़ी में आप सबको आगे बताएंगे कि उसके अगली कड़ी में आप लोगों को पढ़ना है सत्याग्रह। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर में सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की जाती, बिल्कुल अहिंसा के बल पर, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे। तो अहिंसा के बल पर जो कार्य किया जाता है और सत्य के लिए अगर वो कार्य होता है तो उसे हम कहते हैं सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के बारे में हम जानेंगे कि लखनऊ 1916 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया और जब महात्मा गांधी जी ने भाग लिया इसमें, तो इस समय बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ल भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिए और उन्होंने ये जाना था कि किस प्रकार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले का भेदभाव खत्म किया था। तो ये सब जानते हुए उन्होंने महात्मा गांधी जी से आग्रह किया कि हमारे यहाँ आप आइए और वहाँ पर जो 3 कठिया पद्धति है, 3 कठिया का मतलब होता है 20 में, जैसे 1 बीघे में 20 बिस्सा होता है, उस 20 बिस्से में जो 3 बिस्सा है, बिस्से को ही कट्ठा, अपने यहाँ नॉर्मल भाषा में कट्ठा भी कहते हैं। तो 20 बिस्से में से जो 3 कठिया पद्धति, उसमें नील की खेती करना अनिवार्य था बिहार में। तो इसलिए राजकुमार शुक्ल जी ने उनसे आकर आग्रह किया कि आप इस चीज को खत्म करिए। अब 3 कठिया पर नील बोना गलत बात नहीं था, लेकिन ये अंग्रेज जबरदस्ती कहते थे कि तुमको बोना ही है। अब इससे नुकसान क्या होता था? तो नुकसान ये था कि अगर 3 बिस्से में आपने नील बोया तो अगले 3 साल तक इस पर कोई फसल बोने लायक नहीं रह जाती थी। इससे किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ता था। बाकी जो खेती बची उसमें अपना फसल उगाते थे और उसी में से उनको कर भी देना होता था, तो कुछ बचता ही नहीं था। तो इस कारण ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। सिर्फ और सिर्फ इनका खेत का नुकसान होता था। जब फसल ये नील तैयार हो जाती थी तो ये उस दाम पर खरीदते भी नहीं थे। मतलब बोने के लिए बिल्कुल इनको फसल बोना ही है, लेकिन मान लीजिए अगर 500 का तैयार हुआ, मार्केट रेट 500 होना चाहिए, तो कहीं इनको 100 रुपये पकड़ा देते थे। अब ये लोग नील का करते भी क्या, अगर वो दिए हैं तो कहीं अलग बेच भी नहीं सकते थे। तो इस कारण वहां की जनता बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तो राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी को आग्रह किया कि आप वहां आइए, लेकिन महात्मा गांधी जी वहां पर उस साल नहीं जा पाए। 1917 में महात्मा गांधी जी खुद भी गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा इनको भी साथ लेकर गए। अब वहां जाने के बाद सबसे पहले इन्होंने वहां के रूल नियम को देखा, समझा कि आखिर में वास्तविकता क्या है
यहाँ का जो डीएम है वो किस प्रकार से लोगों पर शासन किया है। तो सब कुछ समझने के बाद वो सत्याग्रह के लिए बैठ गए और बाकी अगल बगल के गांव में लोगों को संदेश दे दिया कि आप भी हमारे सत्याग्रह में आप भी उसका हिस्सा लीजिए, आप भी साथ में बैठिए। तो जब सब लोग आकर बैठे तो यही सोच रहे थे बाकी सब कि कहीं ऐसा हो कि अंग्रेज लोग आए और जो है सिपाही आए, लाठी चार्ज हुआ तो तुरंत भागना पड़ेगा। सब डर के मारा बिल्कुल पीछे बैठे थे। अब इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा और लेटर पैड में उन्होंने मांग की कि इस चीज को तुरंत ही हटाया जाए, खत्म किया जाए, ये चीज गलत है, जनता के लिए ये चीज अच्छा नहीं है। और नीचे अपना नाम लिख दिया। महात्मा उस समय इनकी उपाधि थी नहीं, तो अपना नाम लिखा उन्होंने और उसके बाद नीचे लिख दिया बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड। अब जब अंग्रेज ने लेटर पढ़ा तो चौंक गया कि भाई कोई जल्दी वकील से भिड़ता नहीं है, चाहे जज हो, पुलिस वाला हो या और कोई भी हो, वकील से जल्दी कोई नहीं भिड़ता कि कब तक घसीटेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसके इतना लॉ के बारे में जानकारी किसको होती है। तो इसीलिए तो उन्होंने जो जज था वो सबसे पहले प्रयास किया कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए, किसी भी तरीके से इस सत्याग्रह को खत्म किया जाए। लेकिन अब गांधी जी थे मजबूत, मन से बिल्कुल मजबूत थे, तन से तो आप लोग जानते ही कैसे थे। तो हटे नहीं, वो सोचे जब तक हम इस 3 कटिया पद्धति को खत्म नहीं कर देंगे तब तक हटेंगे नहीं। और इन्होंने ये भी कहा कि आप ही के कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी सत्याग्रह कर सकता है शांतिपूर्ण ढंग से, किसी को कोई रोक टोक नहीं। और आप ही के सिपाही, आप ही के पुलिस उन्हें सुरक्षा देंगे कि किसी प्रकार का कोई भगदड़ या कोई घटना ना हो। तो अब क्या करे, जज को भाई डीएम, जो वहां का डीएम था, उनको ये बात माननी पड़ी। उन्होंने सुरक्षा दी और जब उन्होंने देखा कि अब ये मानने वाले नहीं हैं तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, झुकना ही पड़ा। उन्होंने इस 3 कटिया पद्धति को समाप्त किया। ऐसा नहीं हुआ कि उसमें जो है भगदड़ नहीं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी बिल्कुल डटे रहे, बैठे रहे कि हम हिलेंगे नहीं जब तक आप इसको खत्म नहीं कर देंगे। अब जब 3 कटिया पद्धति खत्म हुआ तो लोग आश्चर्य में हो गए कि भाई ऐसा भी कोई आदमी है, ऐसा भी कोई अजूबा है जो अंग्रेज से टक्कर ले सकता है। पूरी बिजली की तरह बात, सब महात्मा गांधी जी की जो विचारधाराएं थी, बातें थी, वो सब जगह फैल गई। और लोग यही सोचने लगे कि आखिर में 1857 के बाद में आज अब ऐसी स्थिति आई है, ऐसा कोई आदमी आया है जो इस अंग्रेजों से पंगा ले सकता है। कोई इनको जो है जादूगर कहने लगा, कोई मंगल बाबा कहने लगा। और उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी। और आइंस्टीन का नाम आप जानते होंगे। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले समय में लोग सोचेंगे कि ऐसा कोई हाड़ मांस वाला आदमी था जो इतना बड़ा काम उसने किया अपने देश के लिए, कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, बॉडी में दम नहीं था शरीर में, लेकिन मन में एक विश्वास, एक जज्बा और एक अहिंसावादी व्यक्ति था। तो जब ये चीजें हो गई, वहां पर सबको न्याय मिला और 3 कटिया पद्धति को खत्म कर दिया। अब इसमें ये 10th क्लास का है, इसमें बच्चे क्या करेंगे कि जो हमने बताया है, जैसे मूल बिंदु लिखा हुआ है, तो उसमें बच्चे अपना नोट्स
बातों को सुनते हुए बनाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपको बात ही सुनना है, लिखना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। आप नोट्स भी बनाएंगे बाकायदा, आप हेडिंग डालकर एक एक चीजें जो हमने यहाँ पर मूल बिंदु लिख दिया है उसको आप हमारी बात को सुनकर पूरा लाइन कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा एक पेज से ज्यादा भी लिख सकते हैं आप। तो सत्याग्रह यहां पर खत्म हुआ। अगला टॉपिक हम आप लोगों के बीच में बताएंगे। अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा एक्ट था कि जिसमें किसी की कोई अपील, कोई दलील नहीं सुनी जाती थी। अंग्रेज बिल्कुल मनमाने तरीके से किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। किसी की कोई बात नहीं सुनी जाती। मतलब कि इसको यह भी कहा गया कि बिना अपील और बिना दलील का कानून, मतलब जिसमें आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आपके ऊपर शक हुआ, गिरफ्तार कर लेंगे। आप चिल्लाते रहो ऐसे कि हमने ये नहीं किया है, हमने वो नहीं किया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको मनमाने ढंग से जेल में डाल देंगे और बाद में भी आपकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। ना तो आप कहीं अपील कर सकते हैं कि जो है हमारे साथ गलत हुआ है, ना तो दलील ही आपकी सुनी जाएगी और ना ही आपकी अपील सुनी जाएगी कि आप बाद में कहो हमने ऐसा नहीं किया था, आपने ऐसा क्यों किया, जैसे आपके समय में अपील होता है। तो उस ये बिल्कुल क्या था, बिल्कुल उनका मनमाने ढंग से किसी को भी क्या करो, जिसके ऊपर शक हो या ये लगे कि ये हमारे लिए बाधा है, उसको क्या करो, तुरंत जेल में डाल दो। और एक आध 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए, कि 2 साल जेल में रहेगा तो ये वैसे ठंडा हो जाएगा। अब रॉलेट एक्ट बनाया क्यों गया? क्योंकि जब ये देखा गया कि महात्मा गांधी जी ने लोगों को जागृत करने का काम किया, सत्याग्रह उनका सफल हो गया, लोगों को जाके लोगों को समझाने लगे, बताने लगे, तब इन लोगों को डर लगने लगा कि अब तो हमारा यहां रह पाना बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने सोचा कि इस एक्ट के माध्यम से हम इन पर शिकंजा कस सकते हैं और इन्हें मजबूर कर सकते हैं कि ये हमसे डरे और हमारे खिलाफ ना खड़े हों। और इसी के चलते एक इनकी मतलब जो टीम थी जिसके कारण ये हमारे यहां शासन कर रहे थे, जिसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ILC। ये एक्ट था 1853 में, 1853 में ही बना था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद काफी इसका विरोध हुआ। लेकिन फिर भी मतलब भारतीयों ने काफी विरोध किया था इसका, लेकिन फिर भी ये एक्ट 1861 से लागू हो गया, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया तब तक, क्योंकि अंग्रेज की शासन सत्ता इसी के अनुसार चल रही थी। यही लोग, ये कह लीजिए कि यही लोग केंद्र में बैठते थे या संसद में बैठते थे। इनके काफी विरोध करने के बाद, मतलब ये लोग खुद नहीं चाहते थे कि ऐसा कानून बने कि जिसकी वजह से आम जनता को नुकसान हो, उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी।
ये लोग खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती इस रॉलेट एक्ट को पास कर दिए। और इसी का जब विरोध किया किसने, इसको आप साथ में नोट कर सकते हैं या बाद में जब फिर से वीडियो देखेंगे तब आप नोट कर लेंगे, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको एक एक लाइन इसी पर आप बनाकर लिख सकते हैं हमारी बातों को सुनकर। अब आगे क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट तो पास हो गया, अब इसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये दो लोग इसका बहुत विरोध कर रहे थे, इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। अब ये अमृतसर के इतने लोकप्रिय नेता थे कि जिसका कोई जवाब नहीं, वहां के लिए ये सबके लिए बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। वहां की पब्लिक, वहां की जनता इन्हें बहुत मानती थी, क्योंकि ये लोगों की बातों को सुनकर और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते थे, संघर्ष करते थे, लड़ते थे, लोगों की बात अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। तब जब इनको ही जेल में डाल दिया गया तो क्या हुआ कि सभी लोग 13 अप्रैल 1919 इनको गिरफ्तार करने के विरोध में, और उसी दिन सिखों का धर्म त्योहार होता है बैसाखी, इनका धार्मिक त्योहार है। बैसाखी, इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब मनाने के लिए, और इनको जो गिरफ्तार किया गया था उस विरोध में वहां की सारी जनता इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग पर। यहां सारी जनता इकट्ठा हुई थी। अब यहां पर निकलने के लिए जो मेन गेट था उसको अंग्रेजों ने क्या किया, बंद करवा दिया। अच्छा, रीजन क्या था बंद करवाने का? क्योंकि जो उस समय वहां का जो गवर्नर जनरल था पूरे पंजाब का, वो था ओडायर, और जो अमृतसर का था हेड वो आर डायर था। अब इसने वहां पर इस चीज को मना किया था कि वहां पर कोई भी इंसान, कोई भी आदमी क्या नहीं कर सकता, मतलब 8-10 लोग कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो इसके चलते जब उसने देखा कि वहां पर इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई है इनके विरोध में और इस त्योहार को मनाने के लिए, तो उसने एक ही काम किया, उसने इसको आदेश दिया कि तुम जाओ और उन लोगों पर क्या करो, गोली चला दो। अब ये भाई आदेश का पालन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेन तो यही था, मुख्य यही था। इसने आदेश का पालन किया, ये इससे बड़ा अधिकारी था, इसने इसको आदेश दिया तो इसको पालन करना ही पड़ेगा। अब ये गया बगल के छोटे छोटे गेट को बंद करवा के और मेन गेट से सबको एक तरफ से गोली चलाना शुरू कर दिया। उसमें सब इस तरीके से भागे
एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए, कुआं था कुएं में कूद गए। अब इस प्रकार कुएं में कूदना शुरू किए कि एक के ऊपर एक जो कुएं में गिरे वो भी खत्म हो गए। इतना बड़ा हादसा था कि हमारे यहां के लोगों ने इस दिन को काले दिन के नाम से जाना, कि अंग्रेजों ने हमारे देश में इस तरीके का अत्याचार किया है कि जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और जैसे ही ये कांड हुआ, बाकी जब पब्लिक सब ने सुना तो सब रोड पे निकल आए। रोड पर निकलने के बाद लोग इसके विरोध में नारे लगाने लगे। हर तरफ कहीं जो है पुलिस से भिड़ जाएं, कहीं किसी अधिकारी से भिड़ जाएं, कहीं किधर भी जाकर अपना धरना देने लगे। बहुत ही ज्यादा लोग क्या किए, इसका विरोध करने लगे। और जब ये चीज अंग्रेजों ने देखा तो सबसे पहले उसने ओडायर को कहा कि तुम ये देश छोड़ के चले जाओ इंग्लैंड। ओडायर क्या किया कि अपने इस देश को, भारत देश को छोड़कर इंग्लैंड चला गया। वहां पर उसको तलवार देकर सम्मानित किया गया कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और जब यहां पर यह देखा गया, भारत देश में लोगों ने इसका काफी विरोध किया, तो यहां की सरकार ने कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल करेंगे, इसमें कौन मुख्य आरोपी है उसको सजा जरूर मिलेगी। तो उसने हंटर कमीशन का गठन किया, हंटर कमीशन आयोग। ये अंग्रेजों ने गठन किया कि हम इसका पता लगाएंगे कि आखिर में क्यों हुआ ऐसा, किसके कारण हुआ। उसने आर डायर को दोषी नहीं बताया कि ये मुख्य दोषी है। उसने क्या किया कि ये कहा कि हम ये पता लगाएंगे कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों है। तो हमारे जो भारत के राजनेता लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये जिंदगी भर पता लगाएंगे लेकिन कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर में मुख्य आरोपी ओडायर ही है, ना ही ये उसको सजा देंगे क्योंकि वो तो भाग गया। तो हमारे यहाँ के लोगों ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय आयोग। इसमें इसका गठन किया कि हम पता लगाएंगे, हम जांच करेंगे खुद निचली स्तर से कि आखिर में इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, कितने लोग मारे गए, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, सब कुछ। और आखिरकार जो रोलेट एक्ट था, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने सबसे कहा कि अगर इनसे छुटकारा चाहते हो, अगर ऐसी सारी घटनाओं से आप बचना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, इनकी बनाई हुई वस्तुएं इस्तेमाल करना छोड़नी होगी, इनके यहां काम करना छोड़ना होगा। जब आप सेल्फ डिपेंड बनोगे, खुद करोगे खुद खाओगे, इनके यहां बिल्कुल काम करने नहीं जाओगे। अगर ये बाल कटवाने आए तो बाल ना काटो, कह दो हम छुट्टी पर है। इनके यहां कपड़े धोने ना जाओ, इनके घर का काम करने न जाओ, इनके यहां बगीचे में पानी डालने न जाओ, बाग में। जब ये सारी चीजें आप करोगे तब इन्हें एहसास होगा कि इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब इन्हें नौकरों की कमी का एहसास होगा, इनके यहां कोई खाना बनाने वाला नहीं रहेगा, तब इन्हें एहसास होगा। जब ऐसी चीजें होने लगी तब धीरे धीरे एहसास होने लगा, किसको, अंग्रेजों को। लेकिन फिर बीच में एक कांड हो गया 5 फरवरी सन 1922, चौरी चौरा कांड जिसको कहते हैं।
इसके बाद महात्मा गांधी जी को अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसके बारे में और विस्तृत हम जानेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक हम यहाँ पर इतना ही बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट्स बनाते हुए, जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, और लोगों को भी सीखने के लिए वीडियो है, लेकिन जो खास तौर से 10th क्लास में हैं वो इस वीडियो को देखते हुए अपना नोट्स बनाते चलेंगे। और इस वीडियो से पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि आपको याद ना करवाया जाए, क्योंकि हिस्ट्री कभी भी याद नहीं की जाती, उसे सिर्फ और सिर्फ समझा जाता है। अगर किसी चीज को आप समझ के काम करते हैं तो आपको माइंड पे प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एक कहानी की तरह सुनिए, समझिए और सीखिए। अब आप हिस्ट्री लेकर बैठ जाओ याद करने के लिए, आप बाकी साइंस याद कर सकते हो, हिंदी याद कर सकते हो, लेकिन इसमें इतना लिखना होता है कि वो सिर्फ समझा ही जा सकता है, समझ के ही काम किया जा सकता है, याद नहीं किया जा सकता। रट्टू तोता ना बनिए बिल्कुल भी। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि इस वीडियो से या ये जो क्लासें हमने आप सबके लिए शुरू की हैं, इससे पूरा का पूरा फायदा उठाइए। अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाइए और ऐसी तैयारी करिए कि अपने मोहल्ले ही नहीं, अपने जिले ही नहीं, अपने राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आपका परचम लहराए कि हमने भी कहीं पढ़ाई की थी, किसी से सीखा था और इसने आसान तरीके से सीखा था कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।